20 जनवरी 1945 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले का एक छोटा सा गांव। यहीं पैदा हुआ था अजीत कुमार डोभाल। गढ़वाल की बर्फीली पहाड़ियों में बचपन बीता। पिता डॉक्टर थे, लेकिन अजीत का मन डॉक्टरी में नहीं लगता था। उसे पढ़ने से ज्यादा देशभक्ति की किताबों से लगाव था। 1968 में वो भारतीय पुलिस सेवा में शामिल हो गया। केरल कैडर के इस युवा अफसर को कोई नहीं जानता था कि ये लड़का एक दिन भारत का सबसे बड़ा जासूस बनेगा। 1975 की बात है। सिक्किम एक स्वतंत्र रियासत था जिस पर चोग्याल शासन करता था। भारत चाहता था कि सिक्किम भारत में विलीन हो जाए, लेकिन चोग्याल इसके खिलाफ थे। अजीत डोभाल को सिक्किम भेजा गया, एक पुलिस अफसर के भेष में। उसने वहां जाकर देखा कि चोग्याल के खिलाफ जनता में गुस्सा है। उसने आम लोगों से बात की, नेताओं से मिला और एक ऐसा माहौल बनाया कि सिक्किम में जनमत संग्रह हुआ। 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया। इस ऑपरेशन के लिए डोभाल को मिला कीर्ति चक्र। कोई पुलिस वाला पहले कभी ये सम्मान नहीं पाया था। 1974 में भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण कर दिखाया। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने कसम खाई, हम घास खाएंगे और भूखे रहेंगे, लेकिन परमाणु बम बनाकर रहेंगे। अब 10 साल बाद 1984 में पाकिस्तान बम बनाने की दहलीज पर था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नेतृत्व में कहूता की प्रयोगशालाएं दिन रात काम कर रही थीं। चीन और उत्तर कोरिया से मदद मिल रही थी। भारत को पता था कि अगर पाकिस्तान परमाणु शक्ति बन गया तो क्षेत्र का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। चीन की मदद से पाकिस्तान ने कहूता को एक किले में बदल दिया था। वहां कोई आम आदमी नहीं जा सकता था। वहां के वैज्ञानिक बम की कोर बना रहे थे और उसकी रखवाली कर रही थी पाकिस्तानी सेना की स्पेशल यूनिट्स। ये वो दौर था जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं। उन्होंने रॉ के चीफ को बुलाया और कहा, हमें कहूता के अंदर की सच्चाई चाहिए। सवाल था, किसे भेजा जाए? जवाब था, अजीत डोभाल। डोभाल पहले ही सिक्किम में अपनी बहादुरी साबित कर चुका था। वो जानता था कि कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के गढ़ में घुसना है। लेकिन ये मिशन सिक्किम से कहीं ज्यादा खतरनाक था। यहाँ कोई वर्दी नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, कोई बैकअप नहीं था। बस एक आदमी, अपने दिमाग और अपने हुनर के सहारे। 1984 के आसपास अजीत डोभाल ने अपनी पहचान बदल ली। उसने एक फटी हुई शॉल ओढ़ी, मुंह पर मैल लगाया, हाथ में एक पुराना कटोरा लिया और खुद को इस्लामाबाद की सड़कों पर फेंक दिया। कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। भीख मांगता, गलियों में पड़ा रहता और आंखों से देखता रहता, कहूता कि उस प्रयोगशाला के अंदर क्या हो रहा है। डोभाल पाकिस्तान में 6 साल तक रहा। 6 साल, एक भिखारी की जिंदगी, बिना गर्म कपड़ों के, बिना पक्की घर के, बिना अपनों के। उसने कहूता के आसपास के हर इंसान को पढ़ लिया था। कौन वैज्ञानिक है, कौन सुरक्षा गार्ड है, कौन कब आता है, कब जाता है, सब कुछ उसकी आंखों में कैद था। लेकिन वहां तक पहुंचना नामुमकिन था। कहूता की दीवारों के अंदर कोई भिखारी नहीं जा सकता था। तब डोभाल ने एक ऐसी चाल चली जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कहूता के ठीक बाहर एक नाई की दुकान थी। वहां रोज वैज्ञानिक आते थे, हजामत बनवाने, बाल कटवाने। डोभाल वहां भीख मांगने बैठ जाता था। उसने देखा कि सैलून के फर्श पर बालों के छोटे छोटे टुकड़े पड़े रहते हैं, और उसने एक ऐसा काम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने उन बालों को चुपके से इकट्ठा किया। उन बालों को डोभाल ने सीक्रेट चैनल से भारत भेज दिया। दिल्ली के प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों ने जब उन बालों की जांच की तो वे चौंक गए। टेस्ट में मिला यूरेनियम के निशान, रेडिएशन के अंश। पाकिस्तानी वैज्ञानिकों के बालों में रेडिएशन था, यानी वे दिन रात परमाणु सामग्री को छू रहे थे। ये सबूत था, पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा था। इस एक सबूत ने सब कुछ बदल दिया। अब भारत के पाकिस्तान पर दबाव बनाने का ठोस आधार था। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा हुई। अमेरिका ने पाकिस्तान पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि डोभाल की इस जासूसी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को कम से कम 15 साल पीछे धकेल दिया। अगर डोभाल वहां नहीं गया होता तो शायद पाकिस्तान 1980 के दशक में ही परमाणु शक्ति बन जाता।
डोभाल पाकिस्तान में सिर्फ भिखारी नहीं बना रहा, वो और भी कई भेष बदल चुका था। कभी मजदूर, कभी कारोबारी, कभी दुकानदार। एक बार पाकिस्तानी सेना के एक अफसर ने उसे देख लिया और शक हुआ। डोभाल ने तुरंत अपनी बोली बदली। वो स्थानीय लहजे में बात करने लगा। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपने कान छिदवा लिए, क्योंकि स्थानीय मुसलमानों के कान नहीं छिदवाने का रिवाज था। 1988 ऑपरेशन ब्लैक थंडर वो ऑपरेशन था जिसकी पूरी कहानी हमने पिछली बार सुनी थी। लेकिन एक चीज जो हम नहीं जानते थे वो ये कि इस ऑपरेशन से पहले अजीत डोभाल ने खुद आतंकियों के बीच जाकर जानकारी जुटाई थी। वो ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान भेस बदलकर स्वर्ण मंदिर में घुसा था। वो आतंकियों से आमने सामने मिला था, उन्हें बताया था कि वो आईएसआई का एजेंट है और उनकी मदद करने आया है। उसने आतंकियों का भरोसा जीता, अंदर के हर राज को समझा और वो जानकारी एनएसजी कमांडो को दे दी। उस खुफिया जानकारी के बिना ब्लैक थंडर सफल नहीं होता। 2005 उम्र कैद की सजा काट रहे गैंगस्टर छोटा राजन को डोभाल ने अपने हाथ लगा लिया था। उसे पता चला कि दाऊद इब्राहिम अपनी बेटी महरूख की शादी में शामिल होगा, दुबई में। डोभाल ने प्लान बनाया, छोटा राजन के आदमियों को दुबई भेजा जाएगा। विक्की मल्होत्रा और फरीद तनाशा नाम के 2 शूटर्स को चुना गया। डोभाल ने खुद दिल्ली के एक होटल के कमरे में बैठकर उन्हें ब्रीफिंग दी। लेकिन दिल्ली पुलिस को किसी सूचना के आधार पर पता चल गया कि 2 खतरनाक शूटर शहर में हैं। पुलिस ने उस होटल में छापा मार डाला जहां डोभाल बैठा था। जिस कमरे में देश का एनएससी बैठा था, वहां मुंबई पुलिस ने घुसकर उसके एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, आज जब हम धुरंधर जैसी फिल्में देखते हैं जहां रणवीर सिंह जासूस बनकर पाकिस्तान में धमाचौकड़ी मचाता है, हमें याद रखना चाहिए कि असली धुरंधर कोई और है। असली धुरंधर वो है जो भिखारी बनकर सड़कों पर सोया, जिसने अपने कान छिदवाए, जिसने 6 साल तक अपने परिवार से दूर रहकर देश के लिए जानकारियां जुटाईं। असली धुरंधर हैं अजीत डोभाल। भिखारी बनकर पाकिस्तान की सड़कों पर 6 साल बिताने वाला शख्स आज भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। वो शख्स है जिसके एक इशारे पर सेना, खुफिया एजेंसियां और पूरा देश खड़ा हो जाता है। जब 2016 में पाकिस्तान ने उरी में हमला किया तो डोभाल ने जवाब दिया सर्जिकल स्ट्राइक। जब 2019 में पुलवामा हुआ तो डोभाल ने प्लान किया बालाकोट एयर स्ट्राइक। वही कहता है, अगर हमला करना है तो ऐसा करो कि दुश्मन अगले 10 साल तक हिम्मत न जुटा पाए। डोभाल ने एक सिद्धांत दिया था जिसे आज डोभाल डॉक्ट्रिन कहा जाता है। उसके अनुसार दुश्मन से 3 स्तरों पर लड़ा जा सकता है: डिफेंसिव, बचाव; डिफेंसिव ऑफेंसिव, बचाव और हमला; और ऑफेंसिव, सीधा हमला। उसने साफ कह दिया, अब हम बचाव के मोड में नहीं रहेंगे। अगर हम पर हमला होगा तो हम दुश्मन के घर में जाकर हमला करेंगे। यही सोच थी जिसने 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 के बालाकोट हमले को जन्म दिया। दोस्तों, रविंद्र कौशिक और अजीत डोभाल की कहानियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ने अपनी जान की बाजी लगाई, दोनों भेस बदलकर पाकिस्तान में घुसे, दोनों ने देश के लिए अमूल्य जानकारियां जुटाईं। लेकिन रविंद्र कौशिक की लाश पाकिस्तान की बेनिशान कब्र में पड़ी है, जबकि अजीत डोभाल आज देश का सबसे बड़ा सुरक्षा सलाहकार हैं। ये सवाल हर भारतीय को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम अपने उन गुमनाम हीरोज को भूल जाते हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी? क्या हम सिर्फ सफल लोगों को ही याद रखते हैं? रविंद्र कौशिक को इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर कहा था। अजीत डोभाल को दुनिया सुपर कॉप बुलाती है। लेकिन दोनों ने एक ही काम किया, अपनी पहचान मिटाई, दुश्मन के घर में घुसे और देश के लिए मर मिटने को तैयार रहे। रविंद्र कौशिक ने अपनी जान दे दी, अजीत डोभाल जीत गए। लेकिन दोनों का साहस एक जैसा था, दोनों का समर्पण एक जैसा था। दोस्तों, कहानी खत्म होने पर हम यही कह सकते हैं, अजीत डोभाल ने साबित कर दिया कि देशभक्ति के लिए वर्दी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक फटी हुई शॉल, एक पुराना कटोरा और 6 साल का अटूट धैर्य, यही सबसे बड़े हथियार होते हैं। उसने बालों के उन छोटे छोटे टुकड़ों से पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम उजागर कर दिया और आज वही शख्स भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। भिखारी से एनएसए तक का ये सफर कोई आसान नहीं था, लेकिन अजीत डोभाल ने इसे संभव कर दिखाया। जय हिंद,
जय भारत।